हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और प्लांट पैथोलॉजी लेक्चर की इस सीरीज़ में हम दो डिजीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक है रेड रॉट ऑफ शुगर केन और दूसरी डिजीज़ है विल्ड डिजीज़ ऑफ अरहर या पिजन पी। इस लेक्चर में हम दोनों डिजीज़ के सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन दोनों डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फील्ड में। उसके साथ साथ इसके पीछे जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा फंगस है और किस तरह से डिजीज़ को काज करता है, और फाइनली इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन से। रेड रॉट ऑफ शुगर केन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है गन्ने की, जो कि एक फफूद से होती है, फंगस से होती है, जिसका नाम कोलेटोट्राइकम फल्केटम है। इसकी डिस्कवरी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको वेंट ने जावा में डिस्कवर किया था, जावा में डिस्क्राइब किया था, 1893 की बात है। और जावा इस टाइम इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। यहाँ फोटोग्राफ में गूगल मैप से ली हुई फ़ोटोग्राफ है, आसानी से आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद से ये डिज़ीज़ तकरीबन हर जगह रिपोर्ट की गई। पूरे वर्ल्ड की वो कंट्रीज़ जहाँ पे गन्ने की खेती होती है, उनमें में से ज़्यादातर एरिया इस पर्टिकुलर रेड रॉट से अफेक्टेड हैं। दिस डिजीज़ इज़ प्रेवलेंट इन ऑल द केन ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो जहाँ कहीं भी गन्ने की खेती होती है वहाँ पे कोलेटोट्राइकम फल्केटम का इन्फेक्शन होता है और आपको रेड रॉट मिल ही जाएगा। इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ड्यूरिंग 1939 एंड 1942, 1939 से 1942 के बीच में उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न रीजन है और पूरा बिहार, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेड रॉट डिजीज़ की वजह से सारी की सारी गन्ने की फसल थी वो पूरी तबाह हो गई थी। और इस कदर तबाही मची थी कि जो गन्ने की फसल के ऊपर शुगर मिल डिपेंडेंट है वो सारी की सारी शुगर मिल ठप पड़ गई थी। इसलिए ये डिज़ीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। चलते हैं इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ को, रेड रॉट को हम फील्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। इवन आप लोगों ने इससे पहले इसको देखा भी होगा। तो जो सबसे कॉमन सिम्टम है जो शुरुआत में अपीयर होता है वो स्मॉल रेड कलर का इलोंगेटेड स्पॉट लीफ के ऊपर, और लीफ की जो मिडरिब होती है वाइट कलर की उसके ऊपर आपको दिख जाएगा। जैसे ये लीव्स है और लीफ की मिडरिब वाइट कलर की है, इस पर रेड कलर के इलोंगेटेड स्पॉट हैं। शुरुआत में जब स्पॉट्स डेवलप होते हैं तो ये सर्कुलर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। एक के बाद एक स्पॉट डेवलप होता है और एक से ज़्यादा स्पॉट कोएल्स कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक रेड कलर की कॉमन बाउंड्री लंबी सी हो जाती है और उसके सेंटर में आपको पेल कलर का या वाइट कलर का आपको बैकग्राउंड मिलेगा। शुरुआत में ये सिम्टम सिर्फ मिडरिप पे ही होते हैं, बाद में फिर ये पौधे के और पार्ट में फैलने लगते हैं। जैसे जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती जाती है, स्टेम के ऊपर जो लीफ शीथ होती है उसके ऊपर फिर ये रेड कलर के स्पॉट्स दिखने लगते हैं। और ये स्पॉट्स एक्चुअली पैचेस में होते हैं। यहाँ पे आप इन पैचेस को आसानी से देख सकते हैं। चकत्ता चकत्ता है, जिसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, ब्लॉच के नाम से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आगे जैसे जैसे डिज़ीज़ बढ़ती जाती है, जो गन्ने के टिश्यूज़ हैं, गन्ने के टिश्यूज़ फंगल पैथोजन की प्रेजेंस की वजह से रिएक्ट करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। एंड द प्रोटोप्लाज्म चेंजेस कलर and a gummy dark material oozes out the cell filling the intercellular spaces। सेल के अंदर से डार्क रेड कलर का गमी मटेरियल सिक्रीट होता है और वो दो सेल के बीच में चला आता है, यूजुअली पिथ में चला आता है। और ये जो रेड कलर है वो सॉल्युबल पिगमेंट की वजह से होता है और ये सॉल्युबल पिगमेंट सेल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर का अपीयरेंस आता है। फोटोग्राफ में आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट किया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन है। दोनों के बीच में यहाँ पिथ में जो हेल्दी है उसमें बिल्कुल वाइट कलर का है, कहीं कोई कलरेशन नहीं है, कहीं कोई सिम्टम का अपीयरेंस नहीं है। बट एज फार एज इन्फेक्टेड केन्स आर कंसर्न, इसके सेंटर में आप देखेंगे पिथ में बिल्कुल रेड कलर का हो गया है। मैंने जो कहा था कि इस डिज़ीज़ को आपने देखा होगा वो इसी पर्सपेक्टिव में कहा था कि जब भी आपने कभी रोड साइड में सड़क के किनारे गन्ने का जूस पिया होगा तो गन्ना पेरने के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट आता है, खुइया आता है, उसमें आपने अक्सर रेड कलर का देखा होगा। तो जिस भी गन्ने में, जिस भी केन में आपको रेड कलर का वेस्ट मटेरियल मिले, आप ये पक्का समझ जाइए ये डिजीज्ड केन था और इसमें रेड रॉट का इन्फेक्शन था। आगे चलते हैं और इसके काजल ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। इसके पहली स्लाइड में मैंने बताया द डिजीज इज काज्ड बाय कोलेटोट्राइकम फल्केटम। कोलेटोट्राइकम फल्केटम फंगस है। फंगस इज इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में फंगस की माइसीलिया की ग्रोथ होती है
और on the surface of the host it produces numerous pinhead like black structure so called acerbolus। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीफ के बीचों बीच में जो वाइट कलर की मिडरिब है और गन्ने का जो चमकीला पार्ट है वाइट कलर का, उस पर पिनहेड कलर की छोटी छोटी ब्लैक कलर की वेलवेटी डॉट, इस तरह से छोटे छोटे डॉट नज़र आते हैं। और ये जो डॉट होते हैं, जितना बड़ा इसमें आप देख रहे हैं, एक्चुअल साइज़ भी यही होती है इनकी। इतने छोटे छोटे इस तरह के वेलवेटी डॉट नज़र आते हैं यहाँ, जिसको यहाँ पे पिनहेड लिखा हुआ है। दीज आर स्पेसिफिक, वेरी मच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिनको फ्रूटिंग बॉडीज़ भी कह सकते हैं। इनको हम एसरबुलस कहते हैं। राइट साइड में यहाँ पे एक एसरबुलस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इट बियर्स लॉन्ग एंड थिक सेप्टेट सीटी अलॉन्ग विथ शॉर्ट क्लाइवेट यूनिसेलुलर कोनिडियोफोर। ब्लैक कलर का यहाँ पे लंबा सा आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ब्लैक कलर के यहाँ पे खंबे के जैसे सिटी बनते हैं, जो कि सेप्टेट होते हैं, 3 या 4 सेप्टा होता है, काफ़ी लॉन्ग होते हैं। उनके बीच में यहाँ पे छोटे छोटे कोनिडियोफोर्स होते हैं। कोनिडियोफोर का मतलब, फोर कहते हैं बियरिंग को, तो कोनिडियोफोर का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कोनिडिया को बियर करे। और उसके ऊपर फिर छोटी छोटी यहाँ पे फैलकेट कोनिडिया बनती हैं, जो एक तरफ से कॉनकेव हैं, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स हैं, इसीलिए इसका नाम कोलेटोट्राइकम फैलकेटम दिया गया है। तो इसका जो एसरबुलस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसानी से इसको, एसरबुलस जो पिनहेड है, इसको आसानी से नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, बट एज फार एज दीज स्ट्रक्चर आर कंसर्न, ये माइक्रोस्कोपिक हैं और plantdiseases.com से लिए गए हैं। ये जो कोनिडिया है, कोनिडिया उड़ेगी, हवा के थ्रू उड़ेगी, बारिश की वजह से उड़ेगी, मैकेनिकल या जो फार्मर है उनके डिस्टर्बेंस की वजह से उड़ेगी, और जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा हेल्दी सरफेस के ऊपर ये जर्मिनेट करके एप्रीशोरियम बनाती हैं, और एप्रीशोरियम से आसानी से ये एंटर कर जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, डिजीज़ साइकिल और एनुअल रिकरेंस के बारे में देख लेते हैं कि डिजीज़ अपनी साइकिल कैसे कंप्लीट करती है और एक सीज़न से दूसरे सीज़न में गन्ने के किस तरह से डिजीज़ परपेचुएट करती है। पैथोजन कैन सर्वाइव एंड प्रोड्यूस एसरबुलस इन द सॉइल, हाउएवर दैट डिजीज़ प्राइमरली इज सीड बॉर्न। ये जो एसरबुलस हैं ये सॉइल में पड़े रहते हैं, बट जो डिजीज़ है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है, प्राइमरी इन्फेक्शन, वो सीड बॉर्न है। सीड, यहाँ पे सीड का मतलब सेट है। गन्ने की जो बुआई होती है वो हमेशा सेट से ही होती है, और सेट का मतलब ये पर्टिकुलर गन्ने का स्टेम है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे हो सकता है दूसरा नोड हो, और जब भी इसकी बुआई होती है तो इसको कट करके बोते हैं यहाँ पे, ताकि कम से कम एक नोड आ जाए, एक गांठ आ जाए, और यहाँ पे छोटी सी यंग बर्ड्स होती हैं, और यहीं से फाइनली फिर गन्ने की ग्रोथ होती है। तो जब भी हम सेट कहें या सीड कहें तो इसका मतलब यही वाला पार्ट है जिससे गन्ने की बुआई होती है, क्योंकि फार्मर्स जो बुआई करते हैं वो सीड से नहीं करते, सेट से ही करते हैं। डिजीज इज सॉइल बाउंड, प्राइमरी सॉइल बाउंड, बट एसरबुलस से भी हो सकता है। प्राइमरी इन्फेक्शन अगर थ्रू द इन्फेक्टेड सेट, अगर गन्ने का सेट या जिससे हम बुआई करने वाले हैं पहले से वो इन्फेक्टेड है तो जाहिर है डिजीज़ हो ही जाएगी, और प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स भी वही है। उसी पर्टिकुलर सीजन में जो हेल्दी प्लांट है उसके ऊपर डिजीज प्लांट से कोनिडिया एसरबुलस में जो बनी हुई है उड़ के चली जाती है और जर्मिनेट करके फिर से सेकेंडरी इन्फेक्शन को करती है। तो इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन दोनों होता है। डिजीज़ को हम पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ कह सकते हैं, क्योंकि एक ही क्रॉप सीजन में जो हेल्दी प्लांट है वो इन्फेक्ट हो जा रहा है डिजीज प्लांट से। कोनिडिया पेनिट्रेट द होस्ट थ्रू द वुंड और थ्रू द रूट प्राइमोर्डिया बाय मीन्स ऑफ जर्म ट्यूब। कोनिडिया जब भी जर्मिनेट करेगी तो उसमें जर्म ट्यूब बनेगा, जर्म ट्यूब उसकी हेयर एंड देयर ब्रांच करेगी, ब्रांच करने के बाद फिर वो तलाश करेगी ऐसे सॉफ्ट पॉइंट का जहाँ से वो आसानी से पेनिट्रेट कर सके। और रूट प्राइमोर्डिया जो बनती हैं, रूट प्राइमोर्डिया इसमें स्टिल रूट बनती है ज़मीन के ऊपर, तो जो रूट प्राइमोर्डिया होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, वहाँ से आसानी से ये जो जर्म ट्यूब है वो एंटर कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई घाव है उसके थ्रू आसानी से जर्म ट्यूब पेनिट्रेट कर सकते हैं। गन्ने के केस में अगर हम बात करें तो गन्ने के अंदर चीनी होती है, शुगर होता है, और उस मीठे पने की वजह से काफ़ी जो स्टेम बोरर इंसेक्ट हैं वो पेनिट्रेट करते हैं। तो स्टेम बोरर इंसेक्ट जब भी पेनिट्रेट करते हैं तो अपने पीछे एक जो माइन है सुरंग टाइप का छोड़ देते हैं, और उसके थ्रू ये जर्म ट्यूब आसानी से एंटर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनमें डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो वाटर लैगिंग कंडीशन, पानी अगर रुका हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा टाइम तक, रेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कोनिडिया का फॉर्मेशन और उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, डिजीज़ की सीवियरिटी भी बढ़ जाती है। फिर जो लास्ट सेक्शन है इस पर्टिकुलर डिजीज़ का वो है कंट्रोल मेजर, कि इस डिजीज़ से हम छुटकारा कैसे पाएँ। तो सबसे पहली जो आसान मेथड है, सीड्स शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम डिजीज़ फ्री नर्सरीज।
ऐसी जगह से हम सीड को या सेट को ख़रीदें जो सर्टिफाइड हो, और ऐसे सेट्स की मार्केटिंग वहाँ से होती है जो कि डिजीज़ फ्री हो। और जो हमारा सेट है या गन्ने का पार्ट है जिससे हम बुआई करने वाले हैं उसको अरासान इज़ अ फंजीसाइड, और इस पर्टिकुलर फंजीसाइड का 0.25% बनाकर उसको हम डिप कर दें। उसके अलावा CO975, CO1148, CO1158 ये सारी रेड रॉट ऑफ शुगर केन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करती हैं। इनके बुआई करना काफ़ी बेहतर है इस डिजीज़ से बचने के लिए, इस डिजीज़ से बचाने के लिए। फिर जो नेक्स्ट मेथड है, रटूनिंग शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन डिजीज़ अफेक्टेड फील्ड। रतूनिंग कहते हैं गन्ने के केस में जब गन्ने को फॉर द फर्स्ट टाइम बोया जाता है, फिर जब फसल मैच्योर हो जाती है उसकी कटाई हो जाती है। कटाई होने के बाद जो ज़मीन में पार्ट रह जाता है उससे फिर से गन्ना निकल आता है, और इस क्रॉप को रतून क्रॉप बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रतूनिंग बोलते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में रेड रॉट का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें कतई रतूनिंग ना करें, क्योंकि रतूनिंग करेंगे तो पहले से जो स्टॉक है वो इन्फेक्टेड है और डिजीज़ प्लांट ही डेवलप होंगे उसके अंदर, प्लांट से पहले ही डिजीज़ हावी होना शुरू हो जाएगी। तो रटूनिंग शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड इन डिजीज़ अफेक्टेड फील्ड। और इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक जो लास्ट मेथड है वो कम से कम 2 या 3 साल का लंबा क्रॉप रोटेशन हम फॉलो करें, और गन्ने की खेती उसमें 2 या 3 साल तक ना करें। उसकी जगह पे धान या कोई ऐसा होस्ट जिसमें इस पर्टिकुलर रेड रॉट या कोलेटोट्राइकम फल्केटम का इन्फेक्शन ना हो, उसकी हम बुआई करें। अल्टीमेटली जो भी एसरवुलस होंगे या कोनिडिया होंगे या फंगल पैथोजन के पार्ट होंगे, धीरे धीरे उनकी वायबिलिटी कम होती चली जाएगी, और फिर जब हम इस गन्ने की बुआई करेंगे तो डिजीज़ की सीवियरिटी कम रहेगी। ये सारी मेथड हैं जिनको अडॉप्ट करके फार्मर्स रेड रॉट से अपने गन्ने की फसल को बचा सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, जो कि है विल्ट डिजीज़ ऑफ अरहर या विल्ट डिजीज़ ऑफ पिजन पी। ये भी एक फंगल डिजीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिजीज़ है, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मेस्पेसियल्स, एफ का मतलब है फॉर्मेस्पेसियल्स। एक ही जीनस, एक ही स्पीसीज़ के अंदर जो पैथोजन हैं वो अलग अलग होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं और उनको फॉर्मेस्पेसियल्स बोलते हैं। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मेस्पेसियल्स ऊडम से विल्ट डिजीज़ ऑफ अरहर होती है। बात कर लेते हैं इसके डिस्कवरी और डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिजीज़ वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय बटलर। बटलर को फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। सर एडविन जॉन बटलर, सर E.J. बटलर 1906 में इन्होंने बिहार के स्टेट में उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, और उसके बाद से फिर ये डिज़ीज़ केनिया में, मलावी, तंजानिया, मोज़ाम्बिक और हर वो कंट्री जहाँ पे अरहर की खेती होती है, जहाँ पे पिजन पी की खेती होती है, वहाँ से डिजीज़ रिपोर्ट की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पांडे एट आल की 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विल्ट डिजीज़ 30 से लेकर के 100% लॉस इन ग्रेन को काज कर सकती है, क्योंकि जब भी विल्टिंग होती है पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है, उसमें कुछ भी बचता नहीं। तो अगर फुल इन्फेक्शन है, सारे के सारे प्लांट में इन्फेक्शन है, तो 100% तक लॉस देखा जा सकता है। इसलिए इस सेंस में डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं इसके सिम्टम की तरफ कि किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लीव्स बिकम पेल, लूज दियर टर्जिडिटी एंड फाइनली स्टार्ट ड्रूपिंग डाउन। लीव्स जो होती है वो उसका कलर हल्का हो जाता है, येलो होने लगता है, अपनी टर्जिडिटी को, अपने कड़ेपन को खो देती है और ड्रूप कर जाती है, मुरझा के नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। इन्फेक्टेड प्लांट्स शो ग्रेजुअल विल्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे सबसे पहले जो पत्तियां हैं वो सूखना शुरू होती हैं और ये प्रोग्रेस करता है ऊपर की तरफ। विल्टिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्लगिंग ऑफ जाइलम, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो प्लांट देखते ही देखते, एक हरा भरा एक हेल्दी प्लांट, बड़ा सा प्लांट देखते ही देखते 1 या 2 दिन में सूख जाता है। इसके बारे में भी और इसकी मैकेनिज्म में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो इन्फेक्टेड प्लांट का स्टेम है वो बेस से ही ब्राउन होने लगता है और स्केली होने लगता है। हाथ से अगर आप छुड़ाएंगे तो उसमें ब्राउन कलर की पपड़ी के जैसा आपके हाथ में आ जाएगा। ये जो पर्टिकुलर फोटो है इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह से हेल्दी प्लांट है। यहाँ पे भी एक हेल्दी प्लांट है। इनफैक्ट ये फील्ड है जिसमें अरहर की खेती हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लांट इन्फेक्टेड हो गया है और ड्राई हो गया है। बीच में एक और प्लांट है जो कि कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। इसकी डिटेल मैकेनिज्म के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से ये अचानक से पूरा का पूरा सूख जाता है इस फंगल पैथोजन की वजह से। और जब भी जिस भी प्लांट में इसका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का अटैक होता है और विल्ट डिजीज़ होने वाली होती है, उसके बॉटम पे जस्ट ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर आप देखेंगे तो ब्राउन कलर का इस तरह से अपीयरेंस होगा। हाथ से छुड़ाएंगे तो आपको पपड़ी के जैसा ये नज़र आएगा। टिपिकल सिम्टम है ये, काफ़ी आसानी से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि
फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मेस्पेशियल्स ऊडम की वजह से होती है। इसकी जो परफेक्ट स्टेज है वो जिब्रेला इंडिका के नाम से रिकॉग्नाइज की जाती है, सेक्सुअल साइकिल इसकी। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप एक फोटोग्राफ को देख सकते हैं, ये कल्चर प्लेट में पोटैटो डेक्स्ट्रोज आकार में की हुई फोटोग्राफ है। ये जो अपर सरफेस है, लेफ्ट हाफ इज द अपर सरफेस, किस तरह से कॉटनिंग ग्रोथ है पिंक कलर की। कलर एक्चुअली ये चेंज करता है, जो स्ट्रेन है, जितनी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की स्ट्रेन है सबके अलग अलग कलर हैं और काफ़ी कलरफुल अपीयरेंस इसका होता है। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर कल्चर है वो पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार मीडियम में ग्रो किया हुआ है। इसके अलावा आप जेपैक डॉक्स अगार में ग्रो कराएंगे या किसी और कल्चर में ग्रो कराएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑफ अ पर्टिकुलर सिंगल टाइप ऑफ दिस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती है, होस्ट बदलता है, इसका जो कलर है वो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता। बट यहाँ पे आप कॉटनी ग्रोथ दे सकते हैं जो अमूमन सब में देखी जाती है। और अगर ये पिंक कलर का है तो उसका जो बॉटम है, पेट्री प्लेट का बॉटम आपको इस तरह से कलरफुल दिखेगा। यहाँ पे आसानी से इसको आप कल्चर कंडीशन में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो 3 टाइप की इसमें कोनिडिया बनती है। एक तो माइक्रोकोनिडिया है, दूसरी मैक्रोकोनिडिया और तीसरा क्लमाइडोस्पोर। जो माइक्रोकोनिडिया है वो बैक्टीरिया की जैसी छोटी छोटी होती है और क्लमाइडोस्पोर्स इसके तब बनते हैं जब फंगल पैथोजन को न्यूट्रिएंट की कमी महसूस होने लगती है। तो इस तरह से जो हाइफी होती है, हाइफी के अंदर सेप्टेशन बढ़ जाते हैं और सेप्टेशन बढ़ने के बाद फिर इसमें थिक वॉल का डिपोजिशन हो जाता है और राउंड राउंड आपको इस तरह से क्लमाइडोस्पोर, थिक वॉल क्लमाइडोस्पोर बनते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। एज फार एज मैक्रोकोनिडिया इज कंसर्न, फोटोग्राफ में आप यहाँ पे एक मैक्रोकोनिडिया देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे इसका बेस थोड़ा सा बल्बस है और दूसरा वाला जो टिप है वो थोड़ा सा पॉइंटेड है। बंच में बनती हैं, जो फंगस का एक एग्रीगेटेड मास होता है जिसको स्पोरोडोकियम बोलते हैं, उस स्पोरोडोकियम के ऊपर ढेर सारे ये बेस से सारी कोनिडिया एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं और ये मल्टी सेल्ड होती हैं क्योंकि इसके अंदर सेप्टा होता है। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट कलर का सेप्टा आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस फोटोग्राफ में और इस सेप्टा की वजह से 3 या 4-5 सेल की हो जाती हैं और काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फ्यूजी फॉर्म इसको बोलते हैं। इस टाइप की कोनिडिया को फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं जिसको आसानी से माइक्रोस्कोप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ग्रोथ ऑफ फंगस इन होस्ट, होस्ट में किस तरह से इसकी ग्रोथ होती है और कैसे डिजीज अपीयर होती है, कैसे सिम्टम अपीयर होता है और प्लांट मर जाता है, इसको हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। फंगस कॉलोनाइज्ड इन द वेसल ऑफ जाइलम एंड ब्लॉक्स देम। जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू और इन टिश्यूज़ के थ्रू प्लांट सॉइल से पानी को और उसके साथ साथ मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। इसको ये ऊपर जितनी भी पत्तियां होती हैं या जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें सपोर्ट करता है। तो वेसल्स आर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ या लिफ्ट ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और अगर ये जो वेसल्स हैं, वेसल एनी हाउ अगर ब्लॉक कर दी जाए, जाहिर है पौधा सूख जाएगा। सॉइल के अंदर चाहे कितना भी मॉइस्चर हो, कितना भी वाटर लेवल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर जिस पाइप के थ्रू या जिस वेसल के थ्रू चढ़ रहा है वो अल्टीमेटली ब्लॉक हो जा रही है। अब किस तरह से ब्लॉक हो रही है इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ड्यू टू दिस ब्लॉकेज वाटर लिफ्टिंग इज कट ऑफ एंड प्लांट विल्ट्स विद इन डे और 2 एज द विल्टिंग इज बाय चोकिंग, वाटरिंग ऑफ प्लांट कैन नॉट रिवर्स द सिचुएशन। ये क्रॉस सेक्शन है इन्फेक्टेड अरहर के स्टेम का, जिसमें आप ये गोल सी बड़ी सी वेसल देख सकते हैं। ये ट्रांसफर सेक्शन है, एक्चुअली ये ऊपर की तरफ इस तरह से वेसल जा रही है और नीचे से वाटर को लिफ्ट कर रही है। ये सारी छोटी छोटी जो सेल्स दिख रही हैं ये ट्रैकीड्स हैं। जाइलम में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, वेसल, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और ये छोटी छोटी ट्रैकीड्स। इन सारी सेल्स का या पर्टिकुलर अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम का 2 काम है। एक तो है स्टिफनेस प्रोवाइड करना जिसकी वजह से प्लांट खड़ा रहता है और दूसरा जो जाइलम की वेसल्स होती हैं ये वाटर को लिफ्ट करती हैं। तो ये पाइप की जैसी होती हैं। इस फोटोग्राफ में क्रॉस सेक्शन आप आसानी से देख सकते हैं। तो जब भी इस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ओडम का इन्फेक्शन होता है, रूट के थ्रू ये कहाँ चली जाती हैं, इस होस्ट के वेसल के बीच में, और यहाँ पे इनका जो फंगल स्ट्रक्चर है वो कॉटनी ग्रोथ करता है और जगह जगह पे इस तरह से ब्लॉक कर सकता है। नेक्स्ट फोटोग्राफ में इसको आसानी से समझा जा सकता है। इसको इरेज हम एक बार कर दें। इस वेसल के अंदर ये ब्लू कलर के छोटे छोटे फंगल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये भी वेसल है, इसमें भी फंगल स्ट्रक्चर है, ये भी वेसल है, इसमें भी वॉल पे छोटे छोटे फंगल स्ट्रक्चर हैं एक साइड में। दिस इज़ अनदर वेसल, इसमें भी एक एरिया इन्फेक्टेड है और इसमें पूरी की पूरी वेसल ही ब्लॉक होने जा रही है।
ये एक पर्टिकुलर प्लेन में है, जबकि पूरी की पूरी लेंथ में, पूरी की पूरी पाइप के या वेसल के लेंथ में इन्फेक्शन होता है। और होता क्या है, जैसे जैसे फंगस की ग्रोथ सीवियर होती जाएगी, चोकिंग बढ़ती जाएगी, द टाइम विल कम कि सारी की सारी जो पाइप हैं वो चोक कर जाएंगे और नीचे चाहे जितना भी पानी सॉइल के अंदर हो, जब एक बार इसकी वेसल चोक कर गई ऊपर पानी नहीं पहुंचेगा और पौधा देखते ही देखते सूख जाएगा। इसलिए डिजीज़ की सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अचानक से डिजीज़ अपीयर होती है। और जब डिजीज़ दिखती है, जैसी डिजीज़ दिखी कि अब ये सूखना शुरू हो रहा है, उस टाइम अनफॉर्चुनेटली किसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर इसके इन्फेक्शन हो चुका है। आप कोई भी तरीका अपना लें, वो 1 या 2 दिन के अंदर सूख ही जाना है, क्योंकि जब तक आपकी दवा या आपकी रेमेडी या आपका ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेगा, उससे पहले ही सारी की सारी वेसल ब्लॉक हो चुकी होंगी। फिर हम बात कर लेते हैं डिजीज़ साइकिल की और एनुअल रिकरेंस की, कि किस तरह से एक सीज़न से दूसरी सीज़न में डिजीज़ परपिचुएट करती है। डिजीज़ इज़ सॉइल बॉर्न, इसमें एयर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो पैथोजन है वो लगभग 3 साल तक सैप्रोफिटिक कंडीशन में सॉइल में सर्वाइव कर सकता है। और जैसे ही इसको पर्टिकुलर होस्ट मिलेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल मिलेगी, रूट के थ्रू ये एंटर कर जाएगा और डिजीज़ काज कर देगा। तो इस तरह से अगर हम डिजीज़ को देखें तो डिजीज़ इज़ मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब ये है कि जिस भी पर्टिकुलर प्लांट में इसका इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के बाद पौधा वहीं पे मर जा रहा है और उसके साथ साथ जितनी भी इसके अंदर फंगस पैथोजन के पार्टिकल हैं या स्पोर्स हैं, कोनिडिया है, क्लमाइडोस्पोर्स है, वो वहीं पे एज सच रह जा रहा है, वो कहीं उड़ने नहीं जा रहा, एयरबॉर्न नहीं है। दैट इज़ वाई डिजीज़ इज़ मोनोसाइक्लिक। अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल मेजर्स की, कि किस तरह से इस पर्टिकुलर डिजीज़ को, विल्ट ऑफ अरहर को रोक सकते हैं। डिजीज़ इज़ सॉइल बॉर्न, it can only be controlled by applying more than one method under integrated disease management। integrated pest management की टैक्टिक को अपना के एक साथ हम कई सारे मेथड्स को अप्लाई करके इस डिजीज़ को रोक सकते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन है, एक रिसेंट रिपोर्ट है प्रसाद एट अल की 2012 की, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बेंडाजिम सीड ट्रीटमेंट 2 किलोग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से और ट्राइकोडर्मा विरिडी फंगस बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे फंगस की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। इसको 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, और जो सॉयल है, सॉयल में फार्म यार्ड मैन्योर का अमेंडमेंट करें 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। इन सारी ट्रीटमेंट को अगर एक साथ हम करते हैं तो हमारी जो अरहर की फसल है वो इस पर्टिकुलर डिजीज़ से बच जाएगी। ये विल्ट है, इसको कॉमनली उकड़ा डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। उकड़ा या उकठा, खड़े खड़े पौधा सूख जाता है। और भी फसल में ये इस तरह की बीमारी होती है, वहाँ पे भी फ्यूजेरियम होता है, बट जो फ्यूजेरियम के आगे स्पीसीज़ और फॉर्म स्पेशियल से वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कॉमनली इस पर्टिकुलर डिजीज़ को उकड़ा या उकठा रोग के नाम से किसान जानते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है सीड ड्रेसिंग की, और पेंटोइया डिस्पर्सा एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो सीड ड्रेसिंग में हम करते क्या हैं, एक बड़ा सा ड्रम होता है, उस ड्रम में हमारा जो भी सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन को लिक्विड, सेमी लिक्विड कंडीशन में, जिसको स्लरी बोलते हैं, उसमें रख देते हैं। और रखने के बाद अपनी हम सीड को इसके अंदर डाल देते हैं और इसको फिर गोल गोल घुमाते हैं। घुमाने से क्या होता है कि जो भी स्लरी है या पेस्ट है सीड के ऊपर यूनिफॉर्मली इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। और अगर कोई पर्टिकुलर सॉइल सिक हो गई है, सिक होने का मतलब ये है कि उसमें जो फंगल पैथोजन है इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी कोई भी मेथड काम नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में एक ही तरीका बचता है, और वो है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन। कम से कम 3 या 4 साल तक के लिए। शुरू में मैंने बताया था इसके डिजीज़ साइकिल जहाँ शुरुआत हुई थी कि ये जो फंगल पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम 3 साल तक सॉइल में आराम से रह सकता है। तो हम उस पर्टिकुलर फील्ड में किसी ऐसे क्रॉप की बुआई करें, जैसे धान हो गया या गन्ना, मेज़, इस तरह की फसल को बोएं जो कि नॉन लेग्यूमिनस है। दलहनी फसल की कतई उसमें बुआई ना करें, और 3-4 साल तक उसमें अरहर की बुआई ना करें। तो जो हमारा पैथोजन है सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है, धीरे धीरे उसकी वायबिलिटी, उसकी विगोसिटी, उसकी इन्फेक्टिविटी कम होने लगेगी, और फिर हम इन मेथड्स को अपना करके आसानी से डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के इस लेक्चर में बस इतना ही। इस स्लाइड में प्लांट पैथोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की लिंक प्रोवाइड की गई हैं, जिनको मैंने इस्तेमाल किया है इस लेक्चर को बनाने में। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लांट पैथोलॉजी के लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू।